बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर। प्लीज़ आप आपस में बातें न करें। जब आप किसी और से बातें करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। आज हमने बात करनी है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स की। अल्फ़ा न्यूक्लियस, बीटा माइटोकॉन्ड्रियन, चार्ली क्लोरोप्लास्ट। कुछ बातें आपको बतानी हैं लेकिन एमसीक्यूज़ की सूरत में। चूँकि एमडी कैट एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो एमसीक्यूज़ की सूरत में कुछ बातें आपसे पूछूंगा जो कि चुपके से बहाने से आपको बता भी दूंगा। जैसे पहला एमसीक्यू और पहली बात जो आपको बतानी थी, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ रहा कि नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। आप न्यूक्लियस को क्यों आंसर करते हो? आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, आंसर है ऑल ऑफ दीज। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, फिर ये तो सारी की सारी डबल मेम्ब्रेनस हैं। नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, आंसर इज चार्ली क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो बातें मैं आपको एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछकर बता रहा, ऐसे समझ आती है ना आपको? तो सुनिए फिर। नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लीनियर डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियस, सर्कुलर डीएनए कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियन एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। एटीएस राइबोसोम प्रोड्यूसिंग, आंसर होगा न्यूक्लियस। और 70S राइबोसोम प्रोड्यूसिंग माइटोकॉन्ड्रियन एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। ऑल आर ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। इसकी एवोल्यूशन को मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। ऑल कंटेन्स फंक्शनल राइबोसोम्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में राइबोसोम बनते तो हैं लेकिन फंक्शनल साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनकर ये फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। एटीपी सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी की सिंथेसिस होती है, यानी केमिओस्मोसिस इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट न्यूक्लियस आंसर होगा। लेकिन याद रखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इज एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल, आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑर्गेनल इज, माइटोकॉन्ड्रियन की बात करेंगे, चूँकि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो इस ऑर्गेनल से बाहर आती है। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रियन, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूमिंग ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। आइए सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। 1831 की बात है। आपको पता है 1831 के 100 साल के बाद क्या हुआ? बल्कि यूं कह लीजिए कि 99 ईयर्स के बाद क्या हुआ? 1930 हुआ। 1930 में अल्लामा इकबाल साहब ने खुतबा इलाहाबाद इरशाद फरमाया, हम 99 ईयर्स के बाद खुतबे इरशाद फरमा रहे और ये डिस्कवरीज कर रहे। रॉबर्ट ब्राउन साहब हैं, उन्होंने ऑर्किड प्लांट में से, उसके सेल में से एक स्ट्रक्चर को देखा, नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। आपके ज़हन में आता होगा कि सर ऑर्किड क्यों कहते? याद रखिए, ऑर्किड की एटमोलॉजी टेस्टिकल है। इसमें जो स्टार्च की स्टोरेज होती है वो जिस स्ट्रक्चर में, उनकी शेप टेस्टिकल्स, टेस्टिस की तरह की, इसलिए नाम रख दिया ऑर्किड प्लांट। सारा फसाना, सारी कहानी न्यूक्लियस के नाम के अंदर मौजूद है। तो आपके सर ने लिख दिया है ये न्यूक्लियस।
सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस सी की। सी से क्या बनता है? सी से कमांडर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, फिर हार्ट ऑफ द सेल भी कहा गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है लाइफ एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। अब आइए नंबर की बात करते हैं। याद रखिए, कुछ सेल की जब फॉर्मेशन हो रही होती है उस वक्त न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब उनकी मैच्योरेशन होती है तो नेचुरली न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। ऐसे सेल को ए न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और अगर आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे सेल को ई न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और ए न्यूक्लिएटेड सेल की एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं। फिर कुछ मोनो न्यूक्लिएटेड, मोनो वन को कहते, न्यूक्लिएटेड हैविंग न्यूक्लियस को कहते, यानी आप एपिथेलियल सेल्स की बात कीजिए। फिर ऑर्किड जिसके अंदर इसकी डिस्कवरी होती है वो भी मोनो न्यूक्लिएटेड है। और मशहूर ज़मानत जो आपकी किताब में एग्जाम्पल लिखी है, स्मूथ मसल्स की बात कीजिए, कार्डिक मसल्स की बात कीजिए, ये सारे मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड, बाई टू को कहते न्यूक्लिएटेड हैविंग न्यूक्लियस को कहते हैं। अब उसमें पैरामीशियम की बात है। पैरामीशियम की एटमोलॉजी वैसे ओवल शेप्ड होती है। ओवल शेप्ड बॉडी थी तो नाम रख दिया क्या? पैरामीशियम। 2 टाइप्स के न्यूक्लियाई होते हैं इसमें। फिर हेपेटोसाइट का भी किसी जगह पर जिक्र है कि ये भी बाई न्यूक्लिएटेड होता है। हेपेटिक लिवर को कहते हैं, साइड सेल को कहते तो सेल ऑफ द लिवर। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मैनी को कहते न्यूक्लिएटेड हैविंग न्यूक्लियस। तो मैनी न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। और याद रखिए न्यूक्लियस के ज़्यादा होने का जो पर्पज़ क्या है, जब सेल का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाए तो न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर रीजन पे कंट्रोल हो सकता है। उस रीजन से अगर सेल का साइज़ बढ़ जाए तो एक और न्यूक्लियस रिक्वायर होता है ताकि नेक्स्ट रीजन उसकी अंडर सुपरविजन रहे। आपकी किताब ने एग्जाम्पल लिखी है ओपालीना। ओपालीना ओपल को कहते, पत्थर है ओवल शेप्ड को कहते, ओवल शेप्ड पत्थर। लेकिन यहाँ पर ओवल शेप्ड ये प्रोटिस्ट्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और फिर प्यारे बच्चों अगर आप बात कीजिए जाइंट अमीबा की, याद तो आता होगा आपको, वो भी तो कहा गया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। फिर आपकी बॉडी के अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की एग्जाम्पल है वो है स्केलेटल मसल फाइबर। अब आइए यू से क्या बनता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे पहले इन्वेलप की बात करते हैं। डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, उसे इन्वेलप कह देते हैं, इन्वेलप कवरिंग को कहते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं इसको। और वो 10 to 50 नैनोमीटर होती है। अब आपसे पूछ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस साइटोप्लाज्म? आउटर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस न्यूक्लियोप्लाज्म, इनर मेम्ब्रेन। साइटोसेल को कहते प्लाज्म फ्लूइड को, फ्लूइड ऑफ सेल कंटेनिंग ऑल ऑर्गेनल्स। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं। तो फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। विच मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? आंसर होगा आउटर। राइबोसोम कंटेनिंग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स फॉर्मिंग। आंसर है बोथ ऑफ दिस। याद रखिए जहाँ पर ये दोनों मेम्ब्रेन्स मिल जाएं वहीं पर न्यूक्लियर पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब किसी सेल में न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। याद रखिए मोर इन नंबर आपको ये मिलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल में, और लेस इन नंबर आपको डिफरेंशिएटेड सेल के अंदर मिलते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है? याद रखिए कोई सेल अपने स्ट्रक्चर फंक्शन के हवाले से फुली मैच्योर फॉर्म के अंदर आ जाए तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। जैसे अगर आपके सर आपके हाथ पे रेड ब्लड सेल रख दें तो आप बता दोगे ये रेड ब्लड सेल है।
नहीं बता पाओगे। मैं बता के रख रहा हूँ। ये तो वही बात है कि जैसे एक साहब ने दूसरे से पूछा कि मेरे हाथ में कितने अंडे, दोनों अंडे तुम्हारे। ये किस जानवर के हैं, वो मुर्गी भी तुम्हारी। तो वो दूसरा दोस्त कहता है यार इशारा कोई हिंट तो दो। तो अगर आपके सर आपके हाथ पे रेड ब्लड सेल रख दें तो आप बता दोगे कि रेड ब्लड सेल है। जी मैं बता के रख रहा हूं लेकिन बताया ना जाए, और मेरे पास एक स्केलेटल मसल फाइबर भी हो, रेड ब्लड सेल भी हो, और मैं आपके हाथ पे रख दूं तो आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके बता दोगे ना। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कोई सेल अपने स्ट्रक्चर फंक्शन के हवाले से फुली मैच्योर फॉर्म में आ जाए, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो याद रखिए, जो सेल अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से फुली मैच्योर फॉर्म में आ गया, उसमें न्यूक्लियर पोर्स कम ही होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस से जो इन्फॉर्मेशन आनी थी अब वो कम आएगी। क्यों? सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फुली मैच्योर फॉर्म के अंदर आ चुका। लेकिन जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, अभी उससे बहुत कुछ बनना होता है, और उसके लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है मैसेंजर आरएनए की सूरत में न्यूक्लियस से। तो याद रखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मैच्योरेशन की खातिर डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी बहुत ज़्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से निकलकर न्यूक्लियर पोर से होते होते साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। तो उतने ज़्यादा हमें न्यूक्लियर पोर्स रिक्वायर होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल में और कम होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल में। जैसे रेड ब्लड सेल के हवाले से बात कीजिए तो उसमें लिखा गया है कि 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स। लेकिन आप बताइए कि ह्यूमन का जो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड रेड ब्लड सेल है, क्या उसमें न्यूक्लियस होता है? नहीं। 95% पार्ट पे तो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, कोई ऑर्गेनल नहीं। तो फिर ये न्यूक्लियर पोर्स कहां से आ गए? याद रखिए, पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से बात कीजिए तो चैप्टर नंबर 10 में ऑस्टिक थाइस बोनी फिश है, वहाँ पर लिखा गया है कि उनके रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये उनके न्यूक्लियर पोर्स की बात हो रही है। और एग के हवाले से बात या जाइगोट के हवाले से बात कीजिए, अभी उससे बहुत कुछ बनना है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक ने लिखा है 30,000 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं एग में। एक और अंदाज से भी इन न्यूक्लियर पोर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी डायरेक्ट एसोसिएशन है जीन एक्सप्रेशन के साथ, यानी ट्रांसक्रिप्शन के साथ। जितना ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन है, जितना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन है, उतने ज़्यादा न्यूक्लियर पोर्स होंगे, ताकि जो इतना ज़्यादा डीएनए से आरएनए बन रहा है वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही तो बाहर जाएगा। ये तो इन्वेलप की बातें थीं। अब आइए बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियस को कहते, प्लाज्म फ्लूइड को कहते। तो फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा आपकी बुक ने लिखा नहीं है, लेकिन आपको मालूम है मेजर प्रोपोर्शन वाटर होता है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। न्यूक्लियस का मतलब ही सेंट्रल होता है, तो हम कहते हैं फंक्शनली जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है उसे न्यूक्लियस कहते। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है? हम कहते हैं न्यूक्लियस के भी सेंटर के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी, उसे न्यूक्लियोलस कह देते। ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी इसलिए होती है कि जब रंगा जाएगा तो इसके अंदर वो कंपोनेंट यानी डीएनए आरएनए की बात करते बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, तो इसलिए डार्कली स्टेन हो जाता है। न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट्स हैं, एक को पेरिफेरल पार्ट कहते हैं, दूसरा सेंट्रल। और याद रखिए जो सेंट्रल पार्ट होता है वो फिब्रिलर एरिया कहते हैं उसको। अब उसको फिब्रिलर एरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि फिब्रिल्स मौजूद होते हैं, कुछ फाइबर्स मौजूद हैं। फाइबर्स किस चीज़ के? जैसे राइबोसोमल डीएनए की बात करते हैं, राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। राइबोसोमल डीएनए क्या होता है?
स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो डीएनए जो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में तो डीएनए होता ही नहीं। राइबोसोम तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन कंटेनिंग होता है। तो याद रखिए, जिस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से राइबोसोमल आरएनए बनता है उसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। 5% राइबोसोमल डीएनए होता है, 10% राइबोसोमल आरएनए, 85% प्रोटीन्स होती हैं। पेरिफेरल पार्ट के हवाले से बात कीजिए, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेनुलर एरिया। राइबोसोमल सब यूनिट्स कंटेनिंग लार्जर एंड स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स कंटेनिंग होता है। थर्ड कंपोनेंट जो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर दिखाना है वो है क्रोमाटिन, फिर उससे क्रोमोसोम बनता है। रिलेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज क्रोमाटिन, और एक और अंदाज से कहते हैं कि डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमाटिन एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। जब भी मैं क्रोमाटिन को देखता हूं तो मुझे बचपन याद आता है कि पतंग उड़ाया करते थे, फिर जब पतंग बो काटा हो जाया करती थी, डोर खींच लिया करते थे, वो डोर सारी छत पर बिखरी हुई होती थी, उसी को क्रोमाटिन कहते हैं। फिर डोर के एक सिरे को लेकर एक गिच बनाया करते थे। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। याद रखिए, क्रोमो कलर्ड को कहते हैं, सोम बॉडी को कहते हैं। अगर आप एक क्रोमोसोम को देखिए, उस पे इतने ज़्यादा रंग हैं कि रंग शरबतों का, इसीलिए तो नाम रखा है क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमाटिन है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं यू क्रोमाटिन, एक को कहते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। यू ट्रू को कहते हैं, यानी ये हमारा अपना है। यू क्रोमाटिन है यानी ये एक्सप्रेसिव पार्ट होता है, इसके एक्सप्रेशन से प्रोटीन बनती है, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। और एक होता है हेट्रोक्रोमाटिन, हेट्रो अदर्स को कहते हैं, एक ऐसा क्रोमाटिन जो हमने दूसरों से लिया। यानी एवोल्यूशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि हमारा ज़्यादातर प्रोपोर्शन, मोस्ट ऑफ द डीएनए इज नॉन एक्सप्रेसिव। अगर उसने एक्सप्रेस नहीं करना तो हमारी बॉडी के अंदर क्यों मौजूद है? ये भी तो एविडेंस है एवोल्यूशन का, कि एवोल्यूशन से होते होते जब हम बने तो जो हमें रिक्वायर था उतना से डीएनए तो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन बकिया दूसरी स्पीशीज़ का भी डीएनए हमारी बॉडी के अंदर आ रहा। हेट्रोक्रोमाटिन, हेट्रो अदर्स को कहते, जो दूसरों से हासिल किया। अब इनकी डिफ्रेंसिएशन किस तरह से करेंगे? हम कहते हैं एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द क्रोमाटिन और क्रोमोसोम यू क्रोमाटिन, और जो नॉन एक्सप्रेसिव होता है वो हेट्रोक्रोमाटिन। और हम कहते हैं जो कंडेंसेशन के साथ कंडेंस हो, डी कंडेंसेशन के साथ डी कंडेंस होता है, उसे यू क्रोमाटिन कहते हैं। और जो परमानेंटली कंडेंस्ड पार्ट ऑफ द क्रोमाटिन उसे हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं। कभी आपने हेट्रोक्रोमाटिन को देखा? याद रखिए, क्रोमोसोम में ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको मिलती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको मिलती है, ये हेट्रोक्रोमाटिन ही तो है। और याद रखिए, ये जो हेट्रोक्रोमाटिन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कीजिए, हम कहते हैं इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि ये न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता है। मुझे आप बताइए, न्यूक्लियोलस के अराउंड में कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? नहीं है, तो उसकी शेप को मेंटेन कौन करता है? हम कहते हैं ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं, ये परमानेंटली कंडेंस्ड पार्ट होते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन से न्यूक्लियोलस की शेप की मेंटेनेंस होती है। क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन क्या? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो क्रोमोसोम है, इनके नंबर के हवाले से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे आपकी बुक में जो नंबर के हवाले से लिखा गया है, आप उसको इस बहाने से याद कर लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MA फेल। जैसे P के हवाले से बात कीजिए, M फॉर म्यूकर है, C फॉर चिंपैंजी, M फॉर मेज, M फॉर मैन, A फॉर एस्कैरिस, F फॉर फ्रूट फ्लाई। P में 14
क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 7 पेयर्स। म्यूकर और एस्कैरिस में 2 इन नंबर होते हैं, चिंपैंजी में 48 हैं, मेज में 20 होते हैं, मैन में 46 और फ्रूट फ्लाई में, एस्कैरिस का बता दिया 2 है और फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं। 2 तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स या गमीट्स। याद रखिए सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉयड इन नंबर यानी 2 सेट रखते हैं, लेकिन अगर बात कीजिए गमीट्स की तो चूंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है 1 सेट। अगर क्रोमोसोम का नंबर गमीट्स के अंदर भी डबल हो जाए, जैसे स्पर्म के अंदर भी 46 हो, एग के अंदर भी 46 हो, जाइगोट बने 92 वाला। 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विन किया था। याद रखिए ये तो डबलिंग कर रहे हैं ना कि भाई टेट्राप्लॉइडी की कंडीशन में लेकर चले गए कि 4 सेट हो जाएं। याद रखिए 46 से एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए और वो सेक्स क्रोमोसोम हो तो आपको मालूम है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ट्रांसजेंडर की जो आप बात करते हैं फिर वो उस राह पे चल पड़ते हैं। तो एक क्रोमोसोम बदले तो दुनिया बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप पूरा सेट को बदलोगे तो फिर क्या आलम होगा। अब लोकेशन की बात करेंगे, या तो सेंट्रल है या पेरिफेरल पोजीशन पे। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस पेरिफेरल इन पोजीशन, क्यों? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल में सेंट्रल इन पोजीशन। एनिमल सेल में स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, उनमें पेरिफेरल इन पोजीशन। किताब ने लिखा बिलो द सार्कोलीमा। और मेरिस्टेमेटिक सेल याद आते होंगे, उनमें चूंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता तो उसमें सेंट्रल इन पोजीशन होता है। लेकिन जनरली एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि प्लांट सेल में पेरिफेरल इन पोजीशन है और एनिमल सेल में सेंट्रल इन पोजीशन होता है। किस में मिलता है? पहले बता दिया, यूकैरियोटिक सेल में। अब शेप की बात करेंगे। कुछ सेल्स में स्फेरिकल है या ओवल शेप्ड है, जैसे एपिथेलियल सेल्स की बात कीजिए स्फेरिकल इन शेप होता है, प्लांट में हल्का सा ओवल शेप्ड होता है। इलोंगेटेड भी आपको मिलेगा। जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनमें इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर होता है। इरेगुलर फॉर्म के अंदर भी मिल जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स में आपने पढ़ा है बाई लोब्ड होता है, 5 लोब्ड होता है और लोब्ड टू राउंड टू लोब्ड होता है। ऐसी बातें। तो ये आज आपने इन डिटेल पढ़ लिया। न्यूक्लियस पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।